सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ। बच्चों, सबसे पहले इसके लेखक के विषय में जान लीजिए। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इनका पूरा नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में हुआ था। तो बच्चों, जो लेखक हैं उनके जीवन के बारे में जो उन्होंने एमए किया था, उन्होंने 1953 में हिंदी विषय में एमए किया था, बनारस हिंदू किया था, और उसके बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त रहे। तो बच्चों, जो आपके पाठ के लेखक हैं वह प्रसिद्ध लेखक हैं, वह शिक्षाविद तथा साहित्य पुरुष भी थे। तो बच्चों, इनकी जो मृत्यु है वो 28 सितंबर 2008 को हो गई थी। तो प्रस्तुत पाठ जो दादी माँ है, इस पाठ में लेखक ने जो परिवार में बड़ों के महत्व के बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक परिवार में बड़ों के बारे में बताते हैं कि परिवार में जब बड़े लोग होते हैं तो परिवार किस तरह संभला रहता है, और बड़े लोगों के जाने के बाद परिवार की क्या स्थिति होती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह पूरे परिवार को संभाल के रखते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ दादी माँ लेखक ने जब उनकी दादी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी याद के रूप में लिखा था। यह एक कहानी के रूप में आपके सामने है। तो बच्चों, आओ इस पाठ का अध्ययन शुरू करें। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे 20 का अर्थ है 20 बहुत सारे सालों के बाद की बात की जा रही है। प्रायः मतलब हमेशा, हमेशा प्रायः का अर्थ होता है हमेशा। मेरे शुभचिंतक का अर्थ होता है भला चाहने वाला। मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता का अर्थ है यहाँ पे अनुकूल, जो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल न हो, से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है, बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी के धुंधली छाया नाच उठती है। अब यहाँ पे लेखक अपने बारे में बताते हैं कि जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद लेखक को उनकी मृत्यु की जब खबर मिलती है तो लेखक का मन अत्यंत उदास हो जाता है। तो वह पहले की बातें याद करते हैं, जब वह छुट्टियों में, जब उनकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी और उनके दोस्त लोग उनको गांव बुला लेते थे। तो यहाँ पे लेखक अपनी पहले की बात की पूरी, मतलब जो उनकी पहले की जो घटनाएं हुई उसके विषय में याद कर रहे हैं उन घटनाओं को। आगे देखिए। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी की हिलोरें ले आ रहा है। दूर के स्वान से बहकर आया हुआ मोथा, साई और अदगली घासें, घेरऊ, पनियाज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे लेखक याद कर रहा है, अपने बचपन को याद कर रहा है। वह कह रहा है कि मुझे अभी लग रहा है कि क्वार के दिन आ गए। क्वार के दिन अर्थात जिस मौसम में न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है, जो अभी समय हमारा आ रहा है, जो समय अभी चल रहा है और आगे आएगा, ये क्वार के दिन है बच्चों। जो समय अभी आपका चल रहा है, इस समय मौसम में लीची और आपके तरबूज, ये सारे फल मिलते हैं। अभी इस मौसम में न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। तो लेखक उस समय को याद कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी की हिलोरें, पानी बहता नजर आता था, साफ पानी। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा, सिवान का अर्थ होता है नाला, दूर से जो नाला बहकर आया था उसमें मोथा और साई दो प्रकार घासों के प्रकार हैं। घेरऊ बन प्याज, ये भी क्या है, एक प्रकार की घासें हैं। मोथा, साई, घेऊर, बन प्याज, ये प्रकार की घासें हैं। तो इसके बारे में लेखक आपको बता रहा है। वो बोल रहा है कि जब ये घासें सड़ के नाले में रुक जाती थी
तो नाले से गंदी बदबू आती थी। रास्तों में कीचड़ सूख जाता। फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती तो रास्ते में क्या होता, कीचड़ सूख जाता और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद पड़ते। अब बस लेखक अपने बचपन को याद करते हुए कह रहा है कि हम सभी लोग जब बारिश में बहुत ज़्यादा पानी होता था, कीचड़ होता था, कुछ रास्ता तो सूख जाता था, लेकिन जहाँ पे क्या होता था, कीचड़ होता था, बच्चे क्या करते थे उसमें ना, उस कीचड़ में कूद पड़ते थे और अपनी मौज मस्ती करते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब लेखक हर मौसम के बारे में आपको बता रहा है। लेखक कह रहा है कि हर मौसम की अलग अलग बातें होती हैं। जैसे अषाढ़ के मौसम में आम और जामुन न मिले। अब अषाढ़ के मौसम में आप लोगों ने देखा है आम और जामुन तो मिलते हैं, तो ये क्या है, चिंता नहीं, अषाढ़ और जामुन भरपूर मात्रा में रहते हैं। अगहन में चिड़वा गुड़ न मिले। अब अगहन का मौसम है, उसमें जो आपका चिड़वा बनाते हैं गुड़ हमेशा इंसान को मिलता रहता है, मनुष्य को मिलता है। अगहन का अर्थ होता है आपका जो पूस और माघ का महीना होता है, उसको अगहन कहा जाता है। जनवरी फरवरी, उसमें आपको चिड़वा और गुड़ मिलता ही मिलता है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। अब चैत के महीने में जो लाई होता है उसके साथ गुड़ की पट्टी भी आपको मिलती है, जैसे आप लोग जो गुड़ पट्टी बोलते हो। तो ये सब चीज़ें मिलते हैं, इनकी कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि ये चीज़ें इस मौसम में न मिले। पर ग्वार के दिनों में इन गंधपूर्ण झाग बड़े जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। अब वो बोल रहा है कि जैसे इससे पहले आपको बताया था कि जैसे क्या क्या था कि अगर ये मौसम थे, अगहन के मौसम में गुड़ चना न मिले, बच्चों को गुड़ चना भी नहीं चाहिए, लाई और गुड़ भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको अफसोस ये है कि क्वार के दिनों में गंदपुर उनको बच्चों को क्या है कि पानी में, गंदे पानी में खेलना अच्छा लगता है। भले उन्हें गुड़ न मिले, गुड़ चना न मिले, कोई खाने की चीज़ न मिले, लेकिन उन्हें बच्चों को गंदे पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे छीना जाना नहीं चाहिए। भले उनको खाने को कुछ ना दो, लेकिन खेलने को चाहिए बच्चों को। जैसे आप लोग होते हो कि आप लोगों को खेलना बहुत अच्छा है। आपको भले कुछ और चीज़ मिले नहीं मिले, लेकिन खेलने को मिल जाए तो आप लोगों की भूख प्यास भी छूट जाती है। अब लेखक भी बता रहा है कि मेरी मन में भी मेरी स्थिति भी वही थी जो आप लोगों की स्थिति होती है, क्योंकि बच्चे तो सब एक समान होते हैं। आगे देखिए, मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद रहा था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब लेखक बोल रहे हैं कि बचपन में मैंने इतनी मौज मस्ती करी कि क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब लेखक बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा बीमार होना भी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। अब लेखक को यहाँ पे बीमार होना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें क्या मिलता था, नींबू और साबू खाने को मिलता था। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज़, तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे। अब लेखक बोले थोड़ी थोड़ी बीमारी तो अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मेरे को नींबू और साबू खाने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था उनके साथ कि जब वो बचपन में थे तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। बुखार इतना कि उनको ठंड लगी और रात के 12 बजे तक उनका बुखार, 12 बजे तक उतरा ही नहीं, 12 बजे के बाद उनका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। अब वो बोल रहे हैं कि लेखक दिन में तो मैं ठीक ठाक था, चादर लपेट के सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा धोकर आई होगी। अब दादी माँ के बारे में बता रहे हैं, उनकी जो व्यक्तित्व है, अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व के विषय में वो बता रहे हैं कि दादी माँ कैसी थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने हुए शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती। तो दादी माँ जो थी वह दुबली पतली थी, वह सफ़ेद किनारहीन धोती पहनती थी, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सक। अब उनके जो बाल थे वो क्या थे, सन से उनके बाल कैसे थे, सफ़ेद बाल थे, और सिरों पर सगा का अर्थ हुआ है जब वो नहा के आई थी तो उनके बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पे छुए। अब दादी माँ जैसे नहा धो के आई, लेखक को बीमार देखकर उन्होंने क्या किया, उनका सिर सिर को छुआ और उनके पेट को छुआ। उनको देखा कि वो उनको क्या बीमारी हो गई है। आंचल की गांठ खोलकर अदृश्य शक्तिहीन के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और क्या करा उन्होंने, अपने आंचल में गांठ में एक कुछ बात रखा था जिसको उन्होंने क्या करा, लेखक के मुंह में उसको डाल दिया, माथे पर लगाए और माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती। अब दादी माँ ने लेखक की बहुत ज़्यादा सेवा करी, वो दिन रात उनके चारपाई पे बैठी रहती, उनको
पंखा हिलाती उनके, कभी जले हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी क्या करती, जो बुखार से उनके हाथ पैर थे वो बहुत तप रहे थे तो उनके हाथ पैरों को सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। तो दादी माँ इनकी इतनी सहायता करती थी कि उनका बार बार उनका बुखार देखते रहती थी। हांडी में पानी आया नहीं, उसे पीपल की छाँव से चौंका नहीं। खिचड़ी में मूंग को दाल मिल गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। अब लेखक बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ उनकी इतनी चिंता करती थी, उनकी इतनी सेवा करती थी, जब वो बीमार होते थे तो दिन रात उनके बिस्तर के पास बैठे रहती और उनकी तरह तरह की घरेलू दवाइयाँ उनको खिलाती और घर वालों को भी डांटती रहती कि घर में कोई ऐसा बीमार आया तो नहीं जिससे मेरे बच्चे को अपने नाती को मतलब कोई बुखार हो गया। तो बच्चे गांव जो घर के लोग थे वो लोग भी परेशान हो जाते। अब दादी माँ के बारे में आगे बता रही हूँ। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। अब वो लेखक बता रहे हैं कि जो दादी माँ थी वो बहुत सारी दवाइयाँ जानती थी। गाँव गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचते, वहाँ भी वही काम आता। अब जो पुराने समय में होता था बच्चों की डॉक्टर वगैरह कम होते थे तो गांव में जो घरेलू दवाइयाँ हैं उनसे ही लोग अपनी बीमारी दूर करते थे। ऐसे ही लेखक की जो दादी माँ है वह भी घरेलू दवाइयों से ही सब लोगों को ठीक कर देती थी। अब दादी जब लोगों को देखती थी तो वो क्या करती थी, सबसे पहले उनके हाथ छूती थी, माथा छूती थी और पेट को छूती थी और फिर क्या करती थी, फिर उनके जैसे दादी माँ को इतनी दवाइयाँ बताती, दवाइयों के नाम बताते, इतनी इलाज उनको बताते कि उनकी जो दवाइयाँ थी घरेलू दवाइयाँ थी उससे मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के नाम सुनाती। अब दादी इतनी बीमारियों को दूर करती थी। इसके साथ ही जो महामारी होती है विसूचिका महामारी में आपकी कोरोना महामारी चल रही है आपकी विसूचिका अर्थात हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर वह स्नान के साथ लौंग, गुड़, मिश्री, जलधारा, गूगल और धूप ये सब चीज़ें किया करती थी। सफाई कोई उनसे सीखे। अब दादी माँ के बारे में बता रहे हैं लेखक की दादी माँ बहुत स्वच्छता प्रिय थी। वह बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखती थी। वह क्या करती थी, दवा में देर होती तो मिस्त्री और ख़त्म हो जाता, दवा देरी होती मिस्त्री ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले तो वह पागल हो जाती। अब दादी माँ इतनी सफाई प्रिय थी कि दवाई में सफाई प्रिय भी थी और उसके साथ वह कोई भी कार्य समय पर करती थी। समय की पाबंद थी। वह क्या करती थी, दवा को देर तक खाती थी, दवा को क्या करती थी टाइम पर देती थी, किसको समय पर देती थी और क्या करती थी मिस्त्री और शहद कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कोई भी सामान उनका मतलब एक्यूरेट टाइम पर रहना चाहिए। चादर हो या गिलाफ, वह कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा साफ रखती थी। आपको बताया ना मैंने स्वच्छता प्रिय थी और समय की पाबंद थी। वो समय पे दवाई देनी चाहिए और कोई भी सामान ख़त्म नहीं होना चाहिए। और सफाई ऐसी सफाई इस प्रकार करती थी कि चादर और जो कपड़े हैं वो कभी भी ख़राब नहीं हो जाते। अगर उनके सामने ये गंदगी दिख गई तो वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाती, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब लेखक बोल रहे हैं अभी भी मेरे को बुखार आता है। नौकर पानी देता है, मेज में सास अपने मन से खिचड़ी पकाकर या साबू बनाकर देते हैं। अब लेखक बता रहे हैं अभी भी मेरे को बुखार आता है, मेरे जो नौकर चाकर हैं वो मेरी सेवा करते हैं, वो लोग मेरे को समय पर पानी देते हैं, खिचड़ी जो बीमार में लोगों को खिचड़ी या साबूदाना खिलाया जाता है वो देते हैं। डॉक्टर साहब आके मेरी क्या नब्ज़ देख जाते हैं। कुनेन मिक्सर की सिक्सी तिलाई के डर से बुखार भी भाग जाता है। अब ये जो कुनेन मिक्सर है एक प्रकार की दवाई है, उसकी शीशी से बोले बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी होता है। अब बोल रहे हैं कि मेरे को न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी होता है जिसमें मेरी दादी माँ मेरी सेवा किया करती थी, क्योंकि लेखक को यहाँ पे अपनी दादी माँ की काफ़ी याद आ रही है।